बैठ के, शाबाश। नेक्स्ट जो गैस लॉ है आइडियल गैसेस के लिए वो आपके पास है चार्ल्स लॉ। अब देखें चार्ल्स लॉ की सिर्फ सबसे पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि ये कौन से दो पैरामीटर्स को इंटर रिलेट करता है। तो चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर इनका रिलेशन चेक करता है, लेकिन कौन से कंडीशन पे कि प्रेशर कांस्टेंट हो। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हम इस लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को चेक करते हैं कि दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। तो इधर देखिए लॉ को डिस्कस करने से पहले आप कंसिडर करें कि एक सिलेंडर है और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। मैं सपोज करता हूँ उसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर है T1। V1 से मुराद कोई वैल्यू है, T1 से मुराद टेम्परेचर की कोई वैल्यू है और प्रेशर कांस्टेंट है। आप प्रेशर को चेंज नहीं करते। तो अगर आप प्रेशर को चेंज नहीं करते और सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करें तो टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम पे कौन सा असर पड़ेगा। तो देखिए लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आपके पास मॉलिक्यूल कम टेम्परेचर पे हो तो वो कम इंटरनल एनर्जी स्टोर करते हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं T2 तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे इनकी काइनेटिक मॉलिक्यूल जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो ये आपस में भी तेज़ी के साथ कोलाइड करेंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी ज़्यादा कोलाइड करेंगे। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इसकी वजह से कोलिजन में इजाफा होगा और जितने ही ज़्यादा ये कोलाइड करते हैं तो प्रेशर की हम ऐसे डिफिनीशन करते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। ये मॉलिक्यूल जब इस वॉल के कंटेनर के साथ टकराएंगे या आपस में टकराएंगे तो कुछ प्रेशर जनरेट करेंगे, उस प्रेशर को कहते हैं इंटरनल प्रेशर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएं उसके साथ एनर्जी बढ़ती है, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वजह से कोलिजन बढ़ती है और कोलिजन की वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ता है। अब देखिए अगर ये पिस्टन मूवेबल है, ये एक ऐसा ढक्कन है जो फ्रिक्शनलेस है, आसानी के साथ ऊपर जा सकता है। तो अगर आप इस गैस को हीट देंगे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगी, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं जनरली जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा और जब टेम्परेचर वापस कम करेंगे इंटरनल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, उसकी वजह से कोलिजन कम होगी और कोलिजन की वजह से जो इंटरनल प्रेशर होगा दोबारा कम हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये थ्योरी या ये लॉ जो है ये हमें ये बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। कब? जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखें। अब देखिए प्रेशर को आपने क्यों कांस्टेंट रखना है। देखिए अगर आप नीचे से टेम्परेचर अप्लाई करें और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करें फिर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपने ऊपर से दबाव डाला है, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है और हम चेक करते हैं इन दोनों का रिलेशन आपस में। और प्रेशर को हम क्या करते हैं, प्रेशर को हम मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। इसलिए जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि उधर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस लॉ को हम कहते थे आइसोथर्म। इसमें कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है, प्रेशर, तो चार्ल्स लॉ को कहते हैं आइसोबार। इसके जब हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे तो इसके ग्राफ को आइसोबार कहते हैं। तो जनरली ये आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट, और यहाँ पे है के कांस्टेंट। उधर इसको हम कहते थे बॉयल्स कांस्टेंट, इधर के है चार्ल्स कांस्टेंट। और जब के की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करें, टी को दोनों साइड पे डिवाइड करें, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू वी बाई टी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये एक गैस है और उसका वॉल्यूम V1 है और वो किसी टेम्परेचर पे पड़ा है T1। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके साथ क्या बढ़ेगा, उसके साथ क्या बढ़ना चाहिए, उसके साथ वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो दूसरे गैस का जो वॉल्यूम होगा वो T2 के लिहाज से हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करेंगे जो हम उधर जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस लॉ की अगर आप डिटर्मिनेशन करें तो डिटर्मिनेशन कुछ ऐसे हैं, इधर देखें। अगर आपके पास कोई सिलेंडर है
उसका वॉल्यूम जो है इतना है 1 लीटर, और सपोज़ वो 10 डिग्री पे है। ये एक दूसरा गैस है जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है और वो 20 डिग्री पे है। देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके साथ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर आपके पास टेम्परेचर 30 डिग्री है तो वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है। अब देखिए चार्ल्स लॉ में आप ऐसे पढ़ते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी। जब आपने इस के की वैल्यू काउंट करनी है तो टी को दोनों साइड पे डिवाइड करें, तो ये ऐसे आ जाएगा कि के इज इक्वल टू वी बाई टी। अब हमने एक एक गैस के लिए ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालनी है कि आया जो बात इससे पहले हमने की थी, हमने ऐसी बात की थी कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, और अब अगर ये 3 गैसेस है तो हम कह सकते हैं V3 और डिवाइड बाई T3 कि आया दोनों के वैल्यू सेम है, आया दोनों हमें सेम वैल्यूज़ देते हैं। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट की है, टेम्परेचर इतना दिया है तो वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। सबके लिए के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो के बराबर है वी बाई टी। अब देखिए इसमें वॉल्यूम 1 लीटर है और टेम्परेचर कितना है 10, सो 1/10, 1/10 से क्या आएगा, हाँ 0.1। अब इधर देखिए अगर वॉल्यूम आपने डबल किया है तो सपोज उसके साथ टेम्परेचर भी तो बढ़ गया है ना, वैल्यू क्या होगी, देखिए v बाई टी, सो 2/10 अगेन क्या आएगा, 10 नहीं इधर 20 है, 2/20 अगेन 0.1 आएगा। इधर देखें आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू 3 है और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 30, अगेन क्या आएगा 0.1, 3/10 नहीं है 3/30 है तो अगेन 0.1। तो सबसे जो के की वैल्यू है वो सेम है। अगर आप पहले सिलेंडर में के की वैल्यू कैलकुलेट करें 0.1 है, दूसरे सिलेंडर में कैलकुलेट करें फिर भी 0.1 है, और तीसरे सिलेंडर के लिए कैलकुलेट करें तो अगेन सेम है। तो चार्ल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। आप ऐसे करें, लैब में चले जाएं और कोई आइडियल गैस ले लें, पहले कंडीशन पे उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर नोट करें। अब टेम्परेचर बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वो नए चेंजेस नोट करें, एक दूसरे पे डिवाइड करें, और अब थर्ड गैस ले लें और या इसी गैस के कंडीशन चेंज करें, डिवाइड करेंगे, तीनों के लिए के की वैल्यू सेम होगी। मगर बदकिस्मती के साथ हमारे पास कोई भी आइडियल गैस नहीं है तो ये रिलेशन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, इन वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे। लेकिन एक रियल गैस को हम आइडियल बना के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लॉ की समझ आ गई है। अब देखिए चार्ल्स लॉ की जो नॉर्मल डिफिनीशन है वो ये है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। हमने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट तो नहीं है ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब देखिए इसका ये मतलब है कि v बाई टी अगर पहले के लिए या दूसरे के लिए या तीसरे के लिए अगर होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। तो कभी कभार चार्ल्स लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जिस तरह बॉयल्स लॉ में हमने 3 स्टेटमेंट पढ़े हैं, बल्कि 4 स्टेटमेंट हैं, लेकिन 3 आपको ज़्यादा याद होंगे। उनमें से पहला स्टेटमेंट ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। 2 नंबर 3 स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद है ना, ऐसे पी वी इज इक्वल टू के। तो ये 3 स्टेटमेंट है जो बॉयल्स लॉ में आपके लेवल पे हम डिफाइन करते थे, इसी तरह चार्ल्स लॉ के लिए भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लें। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ज़रा डस्टर दे दें, अगर वो है तो वो मिटा दें। अच्छा देखिए चार्ल्स लॉ में अभी हमने पढ़ा कि आपके पास अगर आइडियल गैस हो तो वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम को बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपसे क्वेश्चन है, अगर हम वॉल्यूम कम करें या टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम भी कम होगा। मैं सपोज करता हूं अगर टेम्परेचर 0 है तो क्या वॉल्यूम 0 पॉसिबल है?
चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वैसे सपोज करते टेम्परेचर 1 डिग्री है तो वॉल्यूम सपोज 1 dm³ है, टेम्परेचर 2 डिग्री है तो वॉल्यूम 2 dm³ है, टेम्परेचर 3 डिग्री है तो वॉल्यूम 3 dm³ है, टेम्परेचर 4 डिग्री है तो वॉल्यूम 4 है। अब कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करें, 3 डिग्री तो 3 dm³, 2 डिग्री 2 dm³, 1 डिग्री 1 dm³, 0 डिग्री, क्या 0 dm³ पॉसिबल है? अब जनरली देख लें, थ्योरेटिकली अगर आप देख लें और प्रैक्टिकली भी आप कंसिडर करें तो मैटर का वॉल्यूम कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। इधर देखिए, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। जब आपके पास कोई आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी 0 के इक्वल नहीं होता। अगर आप टेम्परेचर कम करते जाए लेकिन वॉल्यूम 0 के इक्वल नहीं होगा। इधर देखिए शाबाश, हमने एक थ्योरम कंसिडर किया था इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम कि ये सपोज आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इधर देखिए शाबाश, इसमें सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये कंटेनर 10 लीटर का है, बहुत बड़ा कंटेनर है और उसमें आपने 1 मोल गैस सपोज इस कंटेनर में से छोड़ा है, तो इस कंटेनर के मुकाबले में उस गैस के जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम तकरीबन नेग्लिजिबल है। 0 तो नहीं कह सकते लेकिन तकरीबन नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आप ऐसे करें कि इस 10 लीटर का जो गैस है इसको आप कंप्रेस करें और इतना कंप्रेस करें कि ये आखिरी लेवल तक चला जाए कि मज़ीद ये कंप्रेस नहीं हो सकता। अब देखें, पहले आपको इसका वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आपने इसको कंप्रेस कर दिया है अब इसका अपना एक वॉल्यूम है। तो जब आप टेम्परेचर कम करें ये मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें, चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर को मज़ीद रिड्यूस किया जाए तो गैस का वॉल्यूम 0 के इक्वल होगा। गैस का वॉल्यूम कभी 0 के इक्वल नहीं होता क्योंकि वो एक मैटर है, उसका अपना एक वॉल्यूम होगा। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे इसका अपना एक वॉल्यूम आपको नज़र आएगा। इसको ऐसे कंसिडर करें कि ये रूम है आपका सारा, इसमें एयर है, मगर उस एयर में जो गैस के मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम हमारे मुकाबले में नेग्लिजिबल है, वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन आप ऐसे करें, इस कमरे में जितना एयर है उसको आप कंप्रेस करें और इस कॉर्नर में लेकर आइए, फिर ये अगर कंप्रेस हो जाता है तो इसकी अपनी वॉल्यूम हमें नज़र आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप टेम्परेचर इतना कम करें किसी आइडियल गैस का कि वो क्या हो जाए, उसका वॉल्यूम 0 हो जाए। अगर उसका वॉल्यूम 0 होता है उसके लिए आपने क्या करना है, तो इधर देखिए, जब आपके पास कोई गैस है, इधर देखिए शाबाश, आपके पास कोई गैस है और उसके मॉलिक्यूल दूर हैं, उसके मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमने आइडियल गैस के लिए एक कंसेप्ट पढ़ा था। आइडियल गैस वो है जिसमें नो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो। आइडियल गैस कौन सा है? जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते। लेकिन प्रैक्टिकली कायनात में ऐसा कोई भी गैस नहीं है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जैक्टली 0 हो। तकरीबन नेग्लिजिबल हो सकते हैं मगर एग्जैक्टली 0 पॉसिबल नहीं है। तो इधर देखें, अगर कोई गैस आइडियल नहीं है और आप इसका टेम्परेचर कम करते हैं, जब आप इसको टेम्परेचर कम करेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब देखिए, ये एक गैस है जो आइडियल नहीं है लेकिन आइडियल के नज़दीक है, इसमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे है और बहुत कम प्रेशर पे है। बहुत हाई टेम्परेचर पे है तो एक दूसरे से दूर है और प्रेशर काफ़ी कम है, एक्सटर्नल प्रेशर हमने नहीं लगाया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यही मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, तो जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे। तो जब आप टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस आइडियल से रियल की तरफ आता है, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं
और प्रेशर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो तो ये आइडियल गैस की तरह होगा। और आइडियल का उलट है रियल, कि जब आप टेम्परेचर कम करें और प्रेशर बढ़ाए तो गैसेस एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जब नज़दीक आएंगे उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी और उस वजह से वो आइडियल से रियल की तरफ आएंगे। तो चार्ल्स लॉ ज़रा देख ले, अगर टेम्परेचर आप ज़ीरो करें क्या वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है? प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता, लेकिन एक कंसेप्ट पे हो सकता है। वो ये, आपके पास ये गैस मॉलिक्यूल है, पहले वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर, ये नज़दीक आएंगे नज़दीक आएंगे नज़दीक आएंगे, तब तक नज़दीक आएंगे कि दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो। तब तक आएंगे जब दोनों के दरमियान क्या हो? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इधर देखें, गैस मॉलिक्यूल को तब तक आप कंप्रेस कर सकते हैं कि जब तक ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर हो। इधर देखें, ये मैं सपोज करता हूँ एक मॉलिक्यूल है ए, ये दूसरा मॉलिक्यूल है बी। आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं कब तक? तब तक जब तक ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आ जाए। अब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या है अब आपको समझ आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल का जो साइज़ है और इस मॉलिक्यूल का जो साइज़ है, इसके दरमियान अगर डिस्टेंस इसके साइज़ के 4 टाइम्स हो, कितना हो? 4 टाइम्स हो, इस डिस्टेंस को कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो किसी भी मॉलिक्यूल को इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के इक्वल कंप्रेस किया जा सकता है। अब इधर देखें, ये मैं कहता हूँ ये एक मॉलिक्यूल है और ये भी, दोनों का सपोज ये साइज़ है और ये एक दूसरे से दूर है। अब आप कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके दरमियान ये जो फासला है इसके साइज़ के 4 टाइम हो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, इतना आप किसी भी गैस मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप मज़ीद कंप्रेस करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी गैस जिसका आप टेम्परेचर इंतहाई कम करें तो वो नज़दीक आएंगे, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे और ये अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होते रहेंगे, स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तक आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मज़ीद इसको ज़बरदस्ती फोर्स अप्लाई करें, ज़बरदस्ती प्रेशर बढ़ाए तो ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो तब जाके वॉल्यूम ऑफ अ गैस इक्वल टू 0, क्योंकि वो गैस से लिक्विड में चले जाएंगे। तो चार्ल्स लॉ यही कहता है कि जब आप टेम्परेचर कम करें, इतना कम करें कि मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाए और मज़ीद भी कम करें इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इक्वल टू 0। लेकिन ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, किसी भी मैटर का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। ये तो 0 इसलिए पॉसिबल है कि वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो फर्दर एनालिटिकल अभी वो हम पढ़ते हैं, उधर जाके एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा इधर देखिए, शाबाश, इसी कंसेप्ट की अगर आप ग्राफिकल एनालिसिस करें और ग्राफिकल एनालिसिस में आप देखें कि अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस करें तो इस गैस के वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। तो इधर देखें, पहले आप इसका ग्राफ बनाएं। मैं सपोज करता हूँ इस एक्सेस पे टेम्परेचर है डिग्री सी में और इस एक्सेस पे वॉल्यूम है सपोज dm³ में। अब इधर देखें, इस लॉ में हम ये कहते हैं, मैं कंसिडर करता हूँ एक गैस है और वो गैस एक सिलेंडर में है और मैं सपोज करता हूँ कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे है, लेट से 100 डिग्री सी पे है। ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, ये 1, ये 2, ये 3 और इसी तरह सपोज ये है 100 डिग्री सी, सही है ना। अब ये गैस अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे है तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। सपोज 1 dm³, 2, 3, 4, सपोज कंसिडर करें 10 dm³। जब टेम्परेचर ज़्यादा है, हाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी तो ज़्यादा होगा, और जब वक्त के साथ साथ हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम भी कम होगा। जब टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। अगर आप अपना बुक देख लें, उस बुक में हम या ऐसे डायग्राम ड्रा करते हैं या यहाँ तक डायग्राम ड्रा करते हैं और इसके बाद डॉट 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 लगाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन वाई। अब देखिए,
ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ बुक्स में ऐसे हैं, बाज़ बुक्स में यही ग्राफ ऐसे लिखा होगा, बाज़ बुक्स में यही ग्राफ ऐसे होगा, एंड इन सब बुक्स यू विल फाइंड दिस ग्राफ एज लाइक दिस। सबकी मीनिंग सेम है और सबका कंसेप्ट भी सेम है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को पढ़ें। इधर देखिए, गैस मॉलिक्यूल जब ज़्यादा टेम्परेचर पे है, उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो गैस आइडियल की तरह है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो इस गैस का ये कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम वक्त के साथ साथ क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जिस पे ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे है, यानी अपने साइज के 4 टाइम फासले पे है, और अगर आप मज़ीद इसको छेड़ देते हैं तो इस पॉइंट से आगे वो क्या हो जाएगा, वो लिक्विफिकेशन उसकी हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी कभार हम ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाज़ गैसेस के लिए कि यहाँ तक ये गैस आइडियल है, यहाँ तक ये गैस चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन इसके बाद ये चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, बिकॉज ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये गैस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी लिक्विफिकेशन हो जाती है। ग्राफ यहाँ क्यों नहीं आता, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये ग्राफ यहाँ क्यों अटक जाता है, ये इस ज़ीरो पे क्यों नहीं आता। तो इसके लिए अब एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको इंटरसेप्ट कहते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि इसकी क्या वजह है। हमने ये पढ़ा कि ये ग्राफ हमेशा ज़ीरो पे क्यों नहीं आता। हमने ये पढ़ा है ना कि जब आप टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री है, मैं सपोज करता हूँ वॉल्यूम 10 dm³ है। अगर टेम्परेचर 80 डिग्री है तो वॉल्यूम सपोज 0.8 है। अगर मैं कहता हूँ टेम्परेचर 10 डिग्री है, वॉल्यूम सपोज करते हैं 0.1 है। लेकिन ये अगर टेम्परेचर 0 है तो क्या वॉल्यूम 0 होगा। तो देखिए ग्राफ कहता है कि 0 नहीं है। देखिए टेम्परेचर यहाँ तक आ गया है, टेम्परेचर इस एक्सेस पे टेम्परेचर है और एक्सेस पे क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम 0 नहीं है। इधर देखिए टेम्परेचर यहाँ सपोज पहले है 100 डिग्री, 99, 98, 97। अब देखिए यहाँ आ गया है तो टेम्परेचर कितना है, 0, मगर वॉल्यूम 0 नहीं है। अच्छा, तो चार्ल्स लॉ में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट नॉर्मली इसको कहते हैं जब आपके पास ग्राफ में एक वैल्यू 0 से स्टार्ट ना हो या 0 पे एंड ना हो, बल्कि वो 0 से ऊपर हो। ये एक्सेस पे भी हो सकता है और वाई पे भी हो सकता है। जब कोई क्वांटिटी या वैल्यू 0 पे ख़त्म ना हो या स्टार्ट ना हो, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। तो इधर देखिए इस ग्राफ में वॉल्यूम इंटरसेप्ट में है और ये इसका इंटरसेप्ट है, मतलब इतना फ़र्क है इसमें से। इस फ़र्क को क्या कहते हैं आम लैंग्वेज में, इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी ये 0 होना चाहिए था, ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए था कि 0 पे होता, मगर 0 पे तो नहीं है ना, तो वॉल्यूम इधर ख़त्म हो रहा है। तो ये फ़र्क इस वॉल्यूम में है और इस फ़र्क को कहते हैं इंटरसेप्ट। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम कंटिन्यूटी इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। कंटिन्यूटी इसको कहते हैं। पहले इसको ज़रा समझ लें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। इधर देखिए टेम्परेचर कम करता हूँ, वॉल्यूम कम होता है, टेम्परेचर कम करता हूँ, वॉल्यूम कम होता है, टेम्परेचर कम करता हूँ, वॉल्यूम कम होता है। लीनियर है ना, बिल्कुल कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ जब आ जाता है तो मामला उलट हो जाता है। अगर टेम्परेचर बिल्कुल 0 है तो वॉल्यूम भी तो 0 होना चाहिए, मगर वॉल्यूम 0 नहीं है। सो ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम कंटिन्यूटी, आप उसी कंटिन्यूस बात से पेर गए हैं, आप अपने वादे से मुकर गए हैं, तो इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम कंटिन्यूटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। तो देखिए इंटरसेप्ट को ज़्यादा समझने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं। मैथ्स में फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है, फंक्शन मैथ्स में उसको कहते हैं कि इसको अगर आप कोई इनपुट दे दें और वो आपको एक आउटपुट दे दे, इसको आप फंक्शन कहते हैं। आम लैंग्वेज में अगर आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल है और आप जूसर को फ्रूट दे दें, तो जूसर जो मशीन है आपको क्या देता है, वो आपको जूस देता है। तो जूसर एक फंक्शन है, ये एक काम करता है। काम क्या करता है, इनपुट लेके
आउटपुट देता है। तो मैथ्स में भी इसी तरह हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है जिसको हम इनपुट देते हैं तो वो हमें आउटपुट देता है। एक फंक्शन कंसिडर करें 2x + 1, ये सपोज एक फंक्शन है। अब इधर देखिए, प्लीज़ राइटिंग ना करें। अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 2 × 0 और +1, तो 2 0 0 और 0 + 1 1। अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 × 1 + 1 वैल्यू आएगी 3। अगर इसमें 2x की जगह 2 तो 2 2 4 + 1 5। और ये अगर यहाँ आप 3 पुट करें तो 6 + 1 7। अब आप इधर देखें, आप इनपुट 0 दे रहे हैं मगर वो आउटपुट 0 से ज़्यादा दे रहा है। आप इनपुट टेम्परेचर 0 दे रहे हैं मगर आपको वॉल्यूम 0 से ऊपर मिलता है। इस प्रॉपर्टी को इंटरसेप्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। तो देखिए, यहाँ x की जगह आप टेम्परेचर नोट करें और इस फंक्शन के आउटपुट की जगह वॉल्यूम कंसिडर करें। होना तो ये चाहिए, चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, मगर ये जब हम 0 पुट करें तो वॉल्यूम हमें ज़्यादा मिलता है। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, और इसकी वजह से हमें जो चार्ल्स लॉ है वो कंटिन्यूटी पे नहीं मिलता। तो इसी गलती की वजह से देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बाज़ लॉस के जो खामियां हैं वो हमें दूसरे डायरेक्शन में लेकर चले जाते हैं। चार्ल्स जब इन गैसेस पे काम कर रहे थे, अब ये गैसेस आइडियल तो नहीं है, तो उनको ये ग्राफ मिलता। उस ग्राफ में प्रॉब्लम है इंटरसेप्ट का। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उन्होंने इसी लॉ की खामी को इस्तेमाल करने के लिए टेम्परेचर का एक नया स्केल फिर बाद में आया जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। समझ आ रहे हैं? और वो केल्विन स्केल जो है इसी इंटरसेप्ट की वजह से बाद में आया है, जो अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, ओवरऑल चार्ल्स लॉ में से अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरसेप्ट और ये जो आपने चीज़ें पढ़ी है, तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक चार्ल्स लॉ का कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इधर देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट सेंटीग्रेड स्केल, या वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट स्केल। तो ये बात सही है। चार्ल्स लॉ की जो गलती है उसको इस्तेमाल करके हम अब टेम्परेचर का एक नया पैमाना निकालेंगे, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। इधर देखिए, नॉर्मली सेंटीग्रेड स्केल पे जो चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो 0 पे ख़त्म नहीं होता, लेकिन अब हम कोई ऐसा यूनिट निकालेंगे जहाँ पे वॉल्यूम एग्जैक्टली 0 पे ख़त्म होगा। उस स्केल को एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। तो चार्ल्स लॉ की जो गलती है आपने बताया कि फिर इसकी तो खामी है, खामी तो है लेकिन सेंटीग्रेड स्केल पे। इसको जब हम एब्सोल्यूट स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो यहाँ इंटरसेप्ट है ये ख़त्म हो जाता है और ग्राफ एग्जैक्टली 0 पे आता है। तो चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो अभी वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ चार्ल्स लॉ के लिए ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, पहला वाला या दूसरा वाला? अब देखिए, इसका ये मतलब है, पहले इसको समझ ले। ये एक गैस है और किसी सिलेंडर में है, इसका अपना वॉल्यूम है और अपना टेम्परेचर है। इधर देखिए शाबाश सारे, अगर नॉर्मल कंडीशन पे ये गैस मॉलिक्यूल है और टेम्परेचर कम है, मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम है नॉर्मली, तो अगर इस गैस का टेम्परेचर कम है, इंटरनल एनर्जी कम है, अगर इंटरनल एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये क्या कम है, हाँ, कोलिजन कम है। अगर कोलिजन कम है तो प्रेशर कम है। लेकिन अगर आप ऐसे करें कि आप टेम्परेचर बढ़ाए, आप क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाए, तो टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी वजह से कोलिजन ज़्यादा होगी और इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। और जब इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और इधर इंटरनल प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इधर देखिए, ये पहले के लिए है, इधर देखिए सारे शाबाश, प्रेशर कम है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ क्या बढ़ता है, प्रेशर, और प्रेशर बढ़ने से पिस्टन ऊपर जाएगा, क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम, और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। तो ये वाला ग्राफ जो है ये सही है, वो वाला ग्राफ ठीक नहीं है। इसके साथ जो ओवरऑल चार्ल्स लॉ है ये ख़त्म हो जाता है।